کہ اب सब 2 घंटे के लिए प्रेस क्लब के आगे नहीं बैठ सकते। पंजाबी का जो केस है ना डॉक्टर साहब, मेरी नज़र में वो यूनिक इसलिए है, सिंधी को वो एज है कि सिंधी का अपना स्क्रिप्ट मौजूद है काफ़ी टाइम से। पंजाबी के साथ जो सबसे बड़ा हाथ हुआ है ना, वो रस्मुल ख़त का हाथ है। यानी हमारा जो है, अब आप देखें कि जो उधर लिखने वाला है ना दर्शन सिंह आवारा, या जो पाश या शिव कुमार बटालवी की जो गुरमुखी में लिखी हुई शायरी है, वो यहाँ पे लाहौर में बैठा हुआ या गुजरांवाला में बैठा हुआ पंजाबी नहीं पढ़ सकता। ये कितना बड़ा जुल्म है। और इधर का जो नजम हसन सैयद है, वो उधर पटियाला में या चंडीगढ़ में बैठा हुआ बंदा नहीं पढ़ सकता। पंजाबी के साथ जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ ना, वो तकरीबन 1,500-2,000 सालों में मैं इसको अक्सर ऐसे कहता हूँ कि ये घास की तरह ज़िंदा रहे हैं। इनके ऊपर से ना यानी बेल और गाड़ियाँ गुजरती रही हैं और ये फिर उगते रहे। इनको कोई कभी पैटर्नेज नहीं मिली रियासती सतह पे, दरबार की सतह। अब आप ये देखें कि इसमें पाकिस्तान में, और बल्कि मैं एक जगह पे पढ़ रहा था, इंडिया में भी ये इशू है। इंडियन जो पंजाबी है वो ओवरवेलमिंगली हिंदी होती जा रही है। उसमें संस्कृत और हिंदी के लफ्ज़ इतने घुस गए हैं कि अब वो पंजाबी रही नहीं। इसी तरह से इधर जो हमारी पंजाबी, उसमें उर्दू फ़ारसी इतनी बढ़ गई है कि वो पंजाबी नहीं लगती। अब आप देखें कि हमारी जो क्लासिकल शायरी की किताबें हैं, उनके जो बंदों के टाइटल होते थे ना, वो फ़ारसी में होते थे। बयान करदन रांझा बा ज़ुबान शायर, दर रफ्तन रांझा बा कैदो। तो ये क्या था? वो जो नाशर हज़रात थे ना, वो उसको इज़्ज़त देने के लिए, यानी मुसल्ली को सैयद बनाने के लिए ऊपर फ़ारसी का टांका लगाते थे कि ये तो शूद्रों की बोली है, इसकी तो कोई कहानी नहीं है। तो वो ऊपर फिर बयान करदन बा रांझा बा आमल, वो फिर लोगों ने कहा जी कि ये वारिस शाह ने नहीं लगाए, ये नाशरों ने लगाए हैं। वारिस शाह ने बंदों के नाम फ़ारसी में नहीं रखे। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, फिर आप देखें मियाँ मोहम्मद बख्श तक, जो सैफ अल मलूक है, या जो उनकी दीगर किताबें, उसमें फ़ारसी बहुत ज़्यादा, यानी उसके पीछे वो पावर का मसला था कि अरबी और फ़ारसी। अच्छा, फिर सबसे मज़े की बात यह है कि हमें बार बार ये बताया गया कि पंजाबी सिखों की ज़ुबान है। 2 बड़े हाथ हुए हैं। बाबा गुरु नानक जो है, उसने, अब देखो ये तारीख़ का अपना जबर है, उसने कई यानी बुद्धा की तरह, मुझे लगता है, मुझे करेक्ट करें अगर मैं गलत हूँ, बुद्धा ने भी अपनी ज़िंदगी में कभी ये क्लेम नहीं किया कि मैं कोई डिवाइन पर्सनैलिटी हूँ, या मैं ऊपर से उतरा हुआ हूँ, या मैं कोई नबी हूँ। लेकिन बुद्धिज़्म एक बड़ा मज़हब तो है, इस वक्त बन गया। गुरु नानक जो है, उसने कभी नहीं कहा कि ये जो कुछ मैं अच्छा, उसने तो उस वक्त के संतों की और सूफियों की और दरवेशों की बातें इकट्ठी करके तो एक किताब बनाई, और वो किताब भी बेचारा ज़िंदगी में नहीं छाप सका। गुरु अर्जन ने बाद में उसको फाइनल शक्ल दी, जिसमें फरीद भी था और वगैरह। तो अब हमने क्या किया? हमने ग्रंथ को भी एक सिखों की मजहबी किताब बना के उसको बंद कर दिया। मैंने खुद ग्रंथ नहीं पढ़ी, आज तक हम ग्रंथ को हाथ नहीं लगाते कि यार ये तो सिखों की किताब है, हालांकि ग्रंथ पंजाबी की शायरी की किताब है। अच्छा, फिर पंजाबी को हमने कहा ये सिखों की ज़ुबान है। ये हमारे इधर के रहने वाले मुसलमान जब पंजाबी बोलेंगे तो वो कहते हैं जी कि एक खुदा, एक रसूल, एक ज़ुबान, एक कलमा। तो बीच में पंजाबी की जगह नहीं बनती भी। अगर आप पंजाबी की बात करेंगे तो 2 कौमी नज़रिया ख़तरे में पड़ेगा। 2 कौमी नज़रिया से अगर आप बचेंगे तो फिर जो है मज़हब ख़तरे में पड़ेगा कि आप तो सिखों की ज़ुबान की बात कर रहे हैं। तो ये देखें, एक बड़ा फ्रॉड ये हुआ कि आइडेंटिटी मार्कर के तौर पे जोग्राफियाई सच्चाइयों को डिनाई किया गया, और मजहबी जो एक छोटा सा एक यानी फैक्टर है आपकी आइडेंटिटी का, यानी पंजाब में रहने वाला जो ईसाई है वो भी पंजाबी है, पंजाब में रहने वाला हिंदू भी पंजाबी है, पंजाब में रहने वाला जो मुसलमान है वो भी पंजाबी है। तो पंजाबी होना उसकी प्राइमरी आइडेंटिटी है। लेकिन यहाँ पे हमें कहा गया कि नहीं, ऐसी गल नहीं करनी। मेरा ख्याल है ये एक मेजर वजह है जिसकी वजह से पंजाबी जो है ना वो गुम गई है। जी 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 डॉक्टर साहब, डॉक्टर रऊफ साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने आपका लेक्चर नहीं सुना, लेकिन मैं आपके नज़रियात समझता हूँ सर। प्लीज़ उसके। अच्छा, अगर इस केस को जितनी इस बात का, उसमें अगर एक रंजीत सिंह का केस हुआ, रंजीत सिंह रूल्ड पंजाब फॉर 40 ईयर्स एटलीस्ट, इस्टेब्लिशमेंट, बाकी तो ट्रांजिशन है, वो तो हम मान लें। वहाँ पे भी दरबारी ज़ुबान होती है फ़ारसी। ये ट्रेजिडी क्या है? अगर ये ज़ुबान का, ये जो इनके एक्सेप्टेंस का इशू है ना, ये एक बहरहाल है। इसकी सबसे अहम मिसाल ये, मैं एक सवाल ये, इसकी ज़िमनी इस पर भी कमेंट करें कि जो कि पंजाबी ज़ुबान एक ग्रेगरियस ज़ुबान है, क्या ऐसा तो नहीं है कि उसको अर्बनाइजेशन होने में कोई मसला तो नहीं है? इसमें 2-3 बातें हैं। जैसे अब देखें, जो रंजीत सिंह का पीरियड है ना, वो 19वीं सदी का फर्स्ट हाफ है, यानी 19वीं सदी के पहले 40 साल हैं या 45 साल हैं।
لیکن اس سے پہلے 1756 میں گورا آ چکا ہے. اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب گورا پنجاب میں آیا ہے تو اس کے ساتھ جو بیوروکریسی آئی ہے وہ یو پی سی پی کی تھی. جو چھوٹے آفیشلز آئے ہیں, جو سیکشن افسر ڈپٹی سیکٹری لیول کے جو ملازم تھے, وہ اردو سپیکنگ تھے. اور میں نے کچھ آرکائیوز میں دیکھا ہے کہ ان کی فائلوں میں نوٹ لکھے ہوئے ہیں کہ جو ہے یہ جو جانگڑی ہے یہ اٹس ناٹ فٹ فار دی آفیشیل بزنس, تو اردو کو سرکاری اور دفتری زبان کا درجہ دیا جائے. یہ ایک 200 سال کا پیریڈ تھا جس کہ جو جانگلی یا مقامی لہجے ہیں, مقامی زبان اس قابل نہیں ہے کہ اس میں سرکاری فرائض کی سر انجام دہی کی جائے, لہذا اردو کو دفتری زبان کا. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی کہ رنجیت سنگھ کے دور میں بھی پنجابی کیوں نہیں اس کی سب سے بڑی مجھے یہ بتائیں کہ 1947 میں ہم آزاد ہوئے ہیں, تو 1958 تک تو ہم 1935 کا ایکٹ چلاتے رہے ہیں. پچھلے 70 سالوں میں ہم انگریزی نہیں چھوڑ سکے. جو اسلام کے نام پہ ریاست بنی ہے, جو بھی ہم سو کالڈ نیریٹو لیتے ہیں, تو ہم انگریزی سے آج تک پیچھا چھڑا سکے نہیں چھڑا سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج آپ پاور میں آ جائیں, مجھے ڈی تھرو کر دیں, لیکن آپ مجھے تو مار دیں گے. میرے ارد گرد کے جو سیکٹری, چیف سیکٹری, آرمی چیف, وہ آپ کو چاہیے ہوں گے نا, وہ آپ کو کہیں گے کہ پرانی فائلیں ہی چلیں گی, پرانی نوٹنگ ہی چلے گی. میں آپ کو بتاؤں 200 سال پہلے ایسٹا کوڈ گورے کے دور میں ایک ڈاکومنٹ لکھا گیا جو ہمارے کلرکوں کی زندگی کو گورن کرتا ہے. اس میں فل سٹاپ اور کاما آج تک نہیں بدلا گیا. ایسٹا کوڈ میں ایک کاما تک نہیں بدلا گیا. تو یہ ہے وہ جو مطلب جو جکڑ بندی ہے وہ اتنی مضبوط ہے. تو رنجیت سنگھ نے حکومت جو چلانی تھی تو اس میں جو ایڈوائزر تھے, جو جرنیل تھے, جو اکاؤنٹنٹ تھے, وہ سب فارسی جانتے تھے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے چلاؤ, وہ تو ان پڑھ آدمی صرف. سر جی ناظر صاحب, آپ میرا ایک کمنٹ ہے اور 2 سوال. سر کمنٹ تو یہ ہے کہ بہت اچھی آپ کی گفتگو, بہت معلوماتی, اور کہا جائے گا کہ اور طویل نہیں تھی. آدھا گھنٹہ میں تو توقع کر رہا تھا کہ اگر یہ مزید بھی ہوتا تو ہم 1 گھنٹہ بھی, اسی گفتگو کی کامیابی یہی ہوتی ہے کہ ختم ہو تو لوگ چاہیں کہ اور ہوتا. تھینک یو ویری مچ. تو آپ نے بہت اچھی طرح ہمیں سمجھایا. سوال میرا پہلا یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں 1500 سے 1800 تک کئی ایک نام آپ نے بتائے, اور ان کی شاعری بھی آپ نے کوٹ کی, پوری اینٹی اسٹیبلشمنٹ, جو سماجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی اور ریلیجس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی شاعری ہے. تو پہلا سوال میرا یہ ہے کہ 1800 کے بعد 50 سال ہماری سکھ اسٹیبلشمنٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد تقریباً 100 سال برٹش اسٹیبلشمنٹ, وہ 150 سال پنجابی میں سارے نام آپ کے 1500 سے 1800 کے درمیان کے ہیں, یا تقسیم کے بعد آپ نے نام گنائے ہیں. تو اس 150 سال میں 1800 سے تقسیم ہند تک کیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ شاعری ہوئی جس میں سکھوں کی اسٹیبلشمنٹ اور برٹش اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پنجابی میں کچھ لکھا گیا ہو؟ یہ پہلا سوال. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ تقسیم کی ٹریجڈی کا جتنا خمیازہ پنجاب نے بھگتا ہے, شاید ہی پورے پاکستان کے, موجودہ پاکستان کے کسی اور ریجن نے بھگتا ہو. جتنی خوریزی دیکھی, نہ سندھ نے دیکھی, نہ کے پی نے دیکھی, تھوڑا بہت دیکھا, لیکن پنجاب نے تو بہت ہی زیادہ سفر کیا. اردو میں ہمیں تقسیم کے فسادات پر اور خوریزی پر ترقی پسند تحریک نے بے شمار اچھا ادب دیا ہے, وہ سارے نام موجود ہیں. میں جاننا یہ چاہتا ہوں کیا پنجابی میں, ہمارے والے پنجاب میں, وہاں تو لکھی گئی ہے, میں پنجاب آتا جاتا رہا ہوں, انڈین پنجاب میں سکھوں نے پنجابی شاعری بھی کی ہے تقسیم کے خلاف, تقسیم کے فسادات کے خلاف, اور اس ٹریجڈی کو انہوں نے پنجابی میں, گورمکھی میں قلم بند کیا ہے. کیا ہمارے پنجابی شعراء نے یا پنجابی ادب میں تقسیم کی اس ٹریجڈی کو اس طرح سے قلم بند کیا جس طرح سے اردو میں کیا گیا یا سکھوں کے پنجاب میں کیا گیا؟ یہ جو پہلے والا سوال ہے اس کو میں بعد میں ایڈریس کروں گا, جو آخری والا ہے اس پہ میں پہلے بات کرتا ہوں. میرے خیال میں نا اس میں ایک بڑا ایک چیز کو ذرا ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ جو پنجاب کے لوگ ہیں, اب اس کی 2 ڈائمنشن ہیں. ایک ہے کہ کیا پنجابیوں نے اس پہ کچھ کہا, دوسرا ہے کیا پنجابی میں کچھ کہا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ غالب کے بعد جتنے بڑے اردو کے شعراء ہیں وہ ہیں ہی سارے پنجابی. یہ تو ہوگی شاعری کی بات. اقبال, راشد, فیض اور مجید امجد, یہ چاروں پنجابی ہیں. جدوں پنجاب دے لوکاں نے پنجابی ہی چھڈ دیتی تے لکھن دا کام پھر کسی ہور نے آ کے تے نہیں سی کرنا. ایک گل تسی دیکھو کہ امرتا پریتم نے پنجر ناول لکھیا یا انہیں نظم لکھی, تہاڈی گل درست ہے, ادھر زیادہ کام ہویا. لیکن ادھر والے لوگوں نے پنجابی لکھنا ہی چھڈ دیتا سی. ادھر بھی جڑا ونڈ دے اتنے لٹریچر ملتا ہے وہ اردو چ ملتا ہے. منٹو دیاں کہانیاں نے جڑیاں, منٹو پنجابی ہے اتنے آن تو پہلے بھی اور 47 تو بعد بھی, لیکن وہ لکھ اردو چ رہا ہے. کرشن چندر ہے, بیدی ہے, یہ سارے لوگ لکھ ہی اردو چ رہے ہیں, لیکن لینڈسکیپ انہوں دا
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਅਹਿਮਦ ਰਾਈ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤ੍ਰਿੰਜਣ, ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੰਗੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਚूँकि ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਰਦੂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਫੈਜ਼ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹੋਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹੋਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜੀਦ ਅਮਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਗਾਲਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਨੂਨ ਮੀਮ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦਾ ਦਰਖਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਮਦਾਦ ਆਕਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਰਗੋਦੇ ਜੰਮੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਫਾਰਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ करे कि ਇਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੰਡੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। तो ये अलमिया है। ठीक है कि पंजाबी में, हमारे पंजाब में पंजाबी में तक़सीम पर नहीं लिखा गया, इतना नहीं लिखा गया। और पंजाबी ज़ुबान में काम ही नहीं हुआ। नसर में तो आप देखें ना कि यानी अगर आप मंशा याद की कहानियाँ देखें तो उसमें वो बाद का पीरियड है, लेकिन वो जो कोर है ना, कोर में एक यूनिटी रिफ्लेक्ट होती है हमारे हर लिटरेचर में। मसलन मीर तन्हा यूसुफ़ी का नावल है काला पानी चिट्टा, उसमें दो तीन नावल हैं। फिर इनका टामा टामा तारा है, या इलियास घुम्मन है, जमील पाल है, इन लोगों ने लिखा है लेकिन अगेन उतना वॉल्यूम में नहीं लिखा। उतने वॉल्यूम में पंजाबी नसर तो अभी जाके कहीं थोड़ी बहुत शुरू हुई है। तो ये मेरा ख्याल है इसमें। और पहले वाला जो सवाल था वो कॉम्प्लेक्स है, उसमें सच्ची बात यह है कि दैट शुड बी अ फूड फॉर थाट फॉर ऑल ऑफ अस, कि उस पीरियड में जो है ना एक तरह की ये हिस्टोरियंस के लिए एक माइन है जो अनएक्सप्लोर्ड है। उस पीरियड पे कुछ ज़्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली, और उसकी वजह शायद ये है कि वो बड़ा यानी लोकलाइज्ड आपको चीज़ें मिल जाएंगी, आपको ढोलों में, वारों में और जस्सों में और माइयों में, टप्पों में चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन वो मेन स्ट्रीम नहीं हुई। मियाँ साहब, हाँ मियाँ साहब नू, लेकिन तुसी देखो कि मियाँ साहब दा जेड़ा है वे ਉਹਦੇ ਤੇ मैं यानी आई वुड लाइक टू लिसन कि उन्होंने तुसी किस तरह करोगे, यानी कित्थे प्लेस करोगे एज ए नो डाउट, यानी एंटी इस्टैबलिशमेंट पोइट के तौर पर मियाँ साहब नू क्या असीं लै सकने हाँ। और फिर उन्होंने जो डोमीनेट कलर है वो बहुत ओवरटली मिस्टेक है, नो डाउट। उन्होंने यानी ही इज़ द फर्स्ट पंजाबी क्रिटिक जिन्होंने क्लासिकल शोरा के उत्ते तनकीद भी की थी, मियाँ मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वाले। लेकिन उनका जो है ना ओवर्टली वो ही वॉज मोर इनटू जो वो है, लेकिन बहरहाल उसमें भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। मसलन वो कहता है कि जिन्ना तलब किसे दी होसी सुन किस्सा खुश होसन, जिन्ना जाग इश्क दी सीने वो जाग सवेले रोसन। इश्क जिहड़ा बड़ा सेंट्रल मैटाफर है साडी सारी पंजाबी दे विच। वारिस शाह ये कहता है कि अव्वल हमद खुदाए दा विरद कीजे, इश्क कीता सू जग दा मूल मियाँ। यानी कायनात की जो फाउंडेशन है या जो सोर्स है वो इश्क है। और वो जो बिरा कहता है बाबा फरीद, तो वो मियाँ साहब भी यही कहते हैं। तो ये इश्क बड़े वसी मानियों में है, यानी डायनामिक फोर्स के तौर पे इसको हमारे शोरा ने यूज़ किया है। इश्क जो है वो एक डायनामिक एनर्जी है और वो जिसमें वगैरह। तो मेरा ख्याल है आपकी बात ठीक है, इस पर मैं आई वुड लाइक टू यानी एक्सप्लोर। मेरे जो दो सवाल जो उधर थे कि आपने ये इत्तेफाक से सर ने आपको प्रॉम्प्ट किया और आपने हमको अच्छा आंसर किया। मेरा भी यही था कंसर्न कि आपने पूरी जो कहानी है, पूरा ट्रेवल है, इसमें कहीं मियाँ मोहम्मद बख्श का जिक्र नहीं किया। वो टाइम को मैंने वो किया है, मेरे पास चीज़ें हैं, या उनकी कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट कोई उसका थॉट नहीं है या क्या, तो वो बात क्लियर हो गई। लेकिन दूसरी बात जो है 1857 के जंग आज़ादी की, जैसे वो भी जिक्र हो चुका, आपने भी इसकी बताया, अहमद खान कर्ल और पतियाना एंड मैनी अदर, इन्होंने बड़ी जंगें लड़ी और गोरिल्ला वारफेयर हुई और बड़े बड़े मुकाबले हुए और उस पर जो फोकलोर वहाँ डेवलप हुआ अवामी सतह पे। यस। और वो तो रियली वो इतना ताकतवर है यस, कि मुझे एक इत्तेफाक हुआ उस रीजन में कोई 1 साल रहने का। तो जो लोगों से जो कि मैंने बुक्स में नहीं पढ़ा, आम तौर पे जो लोगों को याद है बड़ी उम्र के लोग, वो अभी नरेट करते हैं, मैंने किसी किताब में उसको पढ़ा नहीं इत्तेफाक। तो मेरा ख्याल है कि उसको ज़्यादा उजागर करने की ज़रूरत है। और इस वक्त ख़ास तौर पर अगर हिंदुस्तान पे औरंगजेबी फसाहियत या रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म किसी ज़माने पे मौजूद थी, उसकी रिएक्शन में जो यहाँ एक अदब तब्दील हुआ, ख़ास तौर पे पंजाबी में बहुत ज़्यादा हुआ, तो आज तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है विषय में, क्योंकि यहाँ पे भी एक औरंगजेब GHQ टी शर्ट में यहाँ मुखलिफ है और
अगर किसी ने रोकना है तो वो भी पंजाब का ये रेजिस्टेंस वाला अदब आएगा तो और लोगों को ये सारी लड़ाई पंजाब में ही लड़ी जा सकती है। बिल्कुल ऐसे यदि ही। कोई, और जाहिर है कि जब तक उनकी ज़ुबान में नहीं लड़ी जाएगी, उनकी ज़ुबान में नहीं बताया जाएगा और उनको बताया नहीं जाएगा कि ये पास है आपका और ये आपकी जो है रेजिस्टेंस है, तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं नहीं, मुझे ना सर आप इसमें जो बुनियादी चीज़ लगती है कि मुझे लगता है कि सारी की सारी जो इस्टेब्लिशमेंट की या रियासती वसाइल की जो इस्तेमाल है ना, वो इसी थ्रेट को कंटेन करने पे लगा हुआ है पिछले 70 साल से, और वो उसमें बड़े कामयाब हैं। आप देखें कि वो हमें यानी हर दहाई में एक नई ट्रक की बत्ती जो है उसके पीछे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को लगाया जाता है, और मज़हब इस खिते का सम हाउ काफ़ी पुराना कंसर्न रहा। अब आई डोंट नो मैं सही फ्रेज़ कर रहा हूँ या नहीं। यस, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि हमेशा से ताकतवरों ने इस्तेमाल किया है, और आप देखें कि स्ट्रैटेजी सेम है, बंदे बदले हैं, स्ट्रैटेजी सेम है। अब यानी 30 साल हमने चला लिए देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट को फाइनेंस करके, जब वो आउटलिव किया तो अब हमने बरेलवी जो एक सेक्ट है उसको वायलेंट करना शुरू कर दिया। और ये इतना खौफनाक ये डायमेंशन है मज़हब के इस पहलू की कि इस पे 1 मिनट में बंदा मारा जा सकता है, और इसमें मेरे साथ बैठा हुआ हो सकता है दाएं बाएं का जो 5 मिनट पहले एक प्रोग्रेसिव आदमी था वो भी गोली मार दे। अब ये हमारा डीएनए ऐसा बन गया है, ये अंडू कैसे होगा? हमें वायर कर दिया गया, इस तरह से रीवायर कर दिया गया। मैं ख़ुद 2-3 दफ़ा ऐसी जगहों पे पाया गया हूँ अनफॉर्चुनेटली, जहाँ पे यानी थोड़ी सी लाउड बात जो है वो कुड हैव बीन रिजल्टेड इन योर डेथ एंड योर मर्डर, कि जो लोग कहते हैं कि दारू पी रहे हैं हम, जो मर्ज़ी कर रहे हैं, लेकिन इस पे बात नहीं करनी तुमने, इस पे हम जो है ना वो बड़े सेंसिटिव हैं और हम मार देंगे तुम्हें। तो ये हमें रीवायर कर दिया गया है। अच्छा, जो पंजाब का जो मेन लैंड पंजाब है वो तो मुझे लगता है वो तो है ही नहीं, वो तो अगवा हो गया हुआ है। पंजाब पिछले 300 साल से किडनैप हुआ है। वो बरामद होगा तो वो कहीं खड़ा होकर सोचेगा वी आर किडनैप्ड एंड अबडक्टेड सोसाइटी, और हमारी जड़ें ज़मीन पे कहीं हैं ही नहीं 300 साल से। इसलिए इनसे आप वो रिस्पांस ना एक्सपेक्ट करें जो धरती पे खड़े हुए लोगों का होता है। पहले इनको ज़मीन पे उतारा जाए, इनकी जड़ें बीच में पेवस्त की जाए, फिर इनसे कहा जाए कि यार बोलो। अभी तो ये खला में है, मेरे ख्याल में तो पंजाब किडनैप्ड है पिछले 200-300 साल से। जी आप से मैं आपसे दर्ज करूँगा, ये शरीफ कुंजाई साहब का जी कोट है जी बिल्कुल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, तो आपकी कमेंट चाहूँगा। वारिस शाह और बुल्ले शाह को हम पंजाब की मखदूश हालत की तरफ इशारा करते हुए तो पाते हैं, मगर हाल ही की तरह उम्मत पर चली आकर जब वक्त पड़ा है कहते हुए नहीं सुनते। कमेंट साहब। हाँ, ये बड़ी क्लियर बात है, ये बड़ी क्लियर बात है। पंजाबी इंटेलेक्चुअल कॉन्शियस बंदा कभी भी अपनी रूट्स 1400 साल तक कन्फाइन नहीं करता। पंजाब का शौरी और तहजीबी डीएनए मोहम्मद बिन कासिम से शुरू नहीं होता, वो अरब हमलावरों से शुरू नहीं होता, वो कम से कम 5 से 7 हज़ार साल पीछे जाता है। उर्दू वालों का जो जन्म है वो 150-200 साल का है। हाल ही का ये रोना समझ आता है। पंजाबी आपको कोई ऐसा रोता हुआ नज़र नहीं आएगा, वो पीछे जाते हैं। जैसे मैंने अपनी बात की कि मैं बहुत पीछे ना भी जाऊं तो फिर भी 7,000 साल तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कल की बात है, यानी मैं 7,000 साल से पहले नहीं शुरू हो सकता। इसलिए हमारा रेफरेंस आपको और मिलेगा हाली का और वारिस शाह और बुल्ले का ये बनता है, वो आपको मेरे ख्याल में दिस इज माय जी। अच्छा, लास्ट 2 क्वेश्चंस प्लीज़, उसके बाद हम साइमा बतूल से नज़्म सुनेंगे और फिर इसको वाइंड अप करते हैं। मेरा ये क्वेश्चन है जी कि ये जो पंजाब की वर्ड है, हाँ ये कदीम वर्ड तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पंजाब में तो पानी कहते हैं, ये आप तो फारसी का लफ्ज़ है, तो ये पंजाबी जो लफ्ज़ है ये कब उन्होंने चुना कि पंजाब का पंजाबी लफ्ज़ जो है। अच्छा, ये बड़ा तुहाडा वैसे दिलचस्प सवाल है, तो मैं तुहानू ना कहांगा 2-3 शावां जरा किधरे माइंड विच नोट कर लो। एक तो ये ना अली अब्बास जलालपुरी ने लिखे है और आसिफ खान ने लिखे है, उन्होंने बकायदा ना लंबे चौड़े आर्टिकल्स लिखे ने और पूरी एक किताब है, वो मैं तुहानू खैर दस भी देंगा। मोटा जिहा जवाब ये कि ऋग्वैद दे विच और महाभारत दे विच इस धरती का जिहड़ा जिक्र है वो मौजूद है सपत सिंधु के नाम तो, 7 दरियावां की धरती, ठीक है। अच्छा, फिर जिहड़ा उहदे विच 2 दरिया ने ना, वो जिहड़ा एक जिहड़ा है ना बहावलपुर का एरिया, वो तारीख दे विच वो कहंदे ने कि इत्थे भी पहलों दरिया हुंदा सी, हाकड़ा दरिया सी। जिहड़ा मुस्तनसब हसन तारड़ का नावल है राख या बहाओ, उसकी सैटिंग भी वही है बहाओ की। अच्छा, वो जिहड़ा है वो 7 दरियावां की ज़मीन नूं सपत सिंधु कहा गया।
ਆਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਗ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜ ਆਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ